हेलो ऑल एमपीपीएससी एस्पिरेंट्स। आज का जो सेशन है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हमारे जो चीफ गेस्ट हैं आशीष सिंह चौहान सर, इनका असिस्टेंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट 2022 में चयनित हुए हैं ये, और ये बताएंगे वो सारे टॉपिक्स जिन्हें अगर आपने मिस किया 2025 में, अगर आपने इन्हें छोड़ा तो शायद आप बाहर हो सकते हैं। आखिरी के 15 दिनों में किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए, कौन से सारे टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं, आइए समझते हैं आशीष सिंह चौहान सर से क्या हैं ये सारे टॉपिक्स। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आशीष सिंह चौहान है और हाल ही में जो एमपीपीएससी 2022 का परीक्षा परिणाम आया है उसमें मेरा चयन मेरे प्रथम प्रयास में ही असिस्टेंट डायरेक्टर स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर हुआ है। साथ ही मैंने अभी 2023 की मेंस को भी क्वालिफाई किया है और मेरा इंटरव्यू कॉल है, और 2024 की भी मैंने मुख्य परीक्षा दी हुई है जिसका रिज़ल्ट आना बाकी है। चूँकि अभी हम 2025 की परीक्षा में कुछ ही दिन बाकी हैं, शायद 15 से 16 दिन, तो ऐसे में मुझे लगा कि जो नए बच्चे हैं या जो कुछ गलतियों के कारण प्री निकालने में कठिनाई महसूस करते हैं, उन्हें कुछ लास्ट टाइम में जो आवश्यक हेल्प है वो दी जाए, क्योंकि मेरे वर्तमान की सफलताएं मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सही मार्गदर्शन का परिणाम है। और प्रीलिम्स में हमें छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं जिससे कि हम एक कंटिन्यूस रिजल्ट दे सकें। मैंने 22, 23, 24 तीनों प्रीलिम्स बहुत मतलब कम समय में सही स्ट्रेटजी के साथ क्वालिफाई किए हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे ये आप सभी लोगों से शेयर करना चाहिए ताकि आप लोगों को भी कुछ मदद मिल सके। तो जैसा कि हमें पता है कि 3 स्टेजेस होती हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो मैं पर्सनली मानता हूं कि हर स्टेज के लिए अलग रणनीति की आवश्यकता होती है। प्री हेतु स्मार्ट वर्क हमें चाहिए होता है, मेंस के लिए हार्ड वर्क, तो इंटरव्यू जो है दोनों का दीर्घकालिक मिश्रण होता है। क्योंकि हम प्रीलिम्स स्पेसिफिक बात कर रहे हैं तो मैं अपनी स्ट्रेटजी प्रीलिम्स स्पेसिफिक शेयर करना चाहूँगा। मैंने अपने तीनों प्रीलिम्स में 22, 23 और 24 के प्रीलिम्स में स्मार्ट स्ट्रेटजी का प्रयोग किया है, जिसमें PYQ एनालिसिस, फिक्स सोर्सेज का यूज़ करना और सही तरीके से क्वेश्चन के पैटर्न को पकड़ना ये शामिल है। और ये भी ध्यान रखना होता है कि हम एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं जिसमें लास्ट के स्टार्टिंग से लेकर लास्ट के दिन तक की एक मोटी मोटी प्लानिंग हो, है ना, कि जैसे कि अभी 15 दिन बचे हैं तो हमें 15 दिन क्या करना चाहिए। अब चूँकि प्री में हम सब जानते हैं कि 2 पेपर होते हैं, एक CSET का होता है और दूसरा GS का पेपर होता है। CSET में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है जनरली, प्री में पेपर 2 में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। पेपर 1 ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये डिसाइड करता है कि आप मेंस तक पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। अब हमें प्रीलिम्स का पेपर 1 चूँकि उसमें 10 यूनिट हैं, 10 यूनिट में अलग अलग सब्जेक्ट दिए हुए हैं, तो हर सब्जेक्ट के लिए हमें एक अलग रणनीति की आवश्यकता होती है। हम जैसे एक एक करके बात करें, सबसे पहले आता है इसमें MPGK। चूँकि 100 क्वेश्चन में से लगभग 40 क्वेश्चन, 35 से 40 क्वेश्चन तक आप देखेंगे PYQ उठा के तो MP के रहते हैं, और यदि ये हमारा स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है तो इसके बिना प्री निकालना एक कठिन काम है ना, लगभग नामुमकिन ही मैं मानता हूँ। क्योंकि यदि 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 में से लगभग 38-39 क्वेश्चन हमारे हाथ में हो सकते हैं, तो और यदि हमने MP अच्छा किया है तो हम वो पूरे के पूरे क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। तो इसमें बच्चे एस्पिरेंट मैंने देखे हैं अपने साथ के आसपास के, क्या करते हैं कि लास्ट मंथ में सोचते हैं कि जैसे एग्ज़ाम जब नियर आने वाला है, जैसे कि अभी का समय, तो उन्हें लगता है कि MP हो गया और अब बाकी सब्जेक्ट पर ध्यान लगाते हैं। तो ऐसे में ये होता है कि वो MP पर पढ़ना छोड़ देते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका वेटेज 40%, 35 से 40% है। तो हमें चाहिए कि हम MP को बिल्कुल अंतिम समय तक साथ रिवाइज करते रहें, हम उसे छोड़ें ना, क्योंकि उसमें से हम ऑलमोस्ट क्वेश्चन हम सही कर सकते हैं, है ना। एक ये गलती हम नहीं दोहराएं। और दूसरा इसके बाद आता है सब्जेक्ट में पॉलिटी। तो चूँकि जो MP है, MP का जो सेक्शन है उसके वो सभी स्ट्रॉन्ग, मतलब उसका वेटेज हर सब्जेक्ट में बराबर है, तो वो तो स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बाकी सब्जेक्ट कैसे लास्ट के दिनों में कैसे हैंडल किए जाएँ, क्योंकि हम लास्ट में बुक बाय बुक या वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ सकते क्योंकि समय उतना नहीं होता है। तो ऐसे में हमें जैसे पॉलिटी में हमें
देखना चाहिए कि PYQ एनालिसिस करना चाहिए। जनरली PYQ एनालिसिस सभी सब्जेक्ट में बराबर रूप से किया जाना चाहिए। क्यों करना चाहिए? एक तो हमें उससे पैटर्न समझ में आता है, दूसरा हमें IMP टॉपिक पकड़ में आते हैं। आप यदि पिछले 5 साल के PYQ उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो 50 से 60% क्वेश्चन है वो एक ही टॉपिक से, जो रिपीटेड टॉपिक हैं उन्हीं से रिपीट हो रहे हैं। और आप देखेंगे पेपरों में उठा के तो मिनिमम 5 से 6 क्वेश्चन और मैक्सिमम 8 से 9 क्वेश्चन आपको रिपीट देखने को मिल जाते हैं। तो प्री के लास्ट में हम सब बुक नोट एक साथ हम नहीं पढ़ सकते हैं, तो हमें PYQ से मदद मिलती है कि हम लास्ट में कौन से टॉपिक देख कर जाएँ। प्री 2000, तो आप जैसे उदाहरण के लिए 2023 में प्री था 17 दिसंबर 2024 मैं क्षमा चाहूँगा 17 दिसंबर 2023 को 23 का प्रीलिम्स था और 8 जनवरी 2024 से 22 का मेंस शुरू होना था। तो इसमें मैंने यही ट्रिक अपनाई या यही स्ट्रेटजी रखी कि PYQ का सही एनालिसिस किया, उससे टॉपिक निकाले और लास्ट में उन टॉपिक को पढ़ के, और मेंस तो उसी समय चल रहा था, तो मैंने प्रीलिम्स में निकाला और फिर मेंस को भी डिस्टर्ब नहीं किया। वो भी मेरा 22 का अच्छा गया, जिसका मेरा फाइनल परिणाम अभी आया है। तो ऐसे में हमें चाहिए कि जैसे पॉलिटी है तो उसमें हमें पता है कि आर्टिकल से क्वेश्चन आएंगे। कहाँ कौन से आर्टिकल से आएंगे? फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, DPSP, पार्लियामेंट, कैबिनेट और संविधान संशोधन। इसके अलावा 73वां संविधान संशोधन और राज्य पुनर्गठन। ये ऐसे टॉपिक हैं, यहाँ से आपको लगभग क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे, है ना। यहाँ से 99 प्रोबेबिलिटी है कि पॉलिटी में क्वेश्चन इन टॉपिक से देखने को रहेंगे। इसी प्रकार से हम ज्योग्राफी, चूँकि अभी इंडियन ज्योग्राफी बस शामिल है, तो इंडियन ज्योग्राफी में हम देखते हैं कि रिवर्स से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हिमालय रीजन से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और पॉपुलेशन सेंसस से आप 2 क्वेश्चन मिनिमम आप हर साल देखेंगे। एक पैटर्न पकड़ में आएगा, आप PYQ उठा के देखेंगे तो ये टॉपिक यदि हम मिस करते हैं तो हम सीधे सीधे क्वेश्चन मिस करते हैं। तो ऐसे में लास्ट के दिनों में हमारी प्रायोरिटी इन टॉपिक्स को कवर करने की या रिवाइज करने की होनी चाहिए, है ना। तो एक ये है। इसके अलावा ज्योग्राफी में और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं? फसल की रैंकिंग से क्वेश्चन आते हैं, खनिजों की रैंकिंग से क्वेश्चन आते हैं, है ना। और जो डिजास्टर हुई हैं 1-2 सालों में, वहाँ से आप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इस बार तो नए सिलेबस में उन्होंने सीधा सीधा चक्रवात का मेंशन ही कर दिया है, और हर साल वो डिजास्टर से क्वेश्चन पूछते हैं। इसी प्रकार से इकोनॉमी में आप देखें तो इकोनॉमी में कोई भी आप एक बेसिक नोट्स उठा लीजिए। वर्तमान में अभी जैसे एक ओमकार पब्लिकेशन की अच्छी बुक आई है। इसके अलावा आप जो सर्वे है मध्य प्रदेश सरकार का, जो ऑफिशियल सर्वे है 2023-24 का, उसकी समरी यदि खुद से कर सके तो ठीक है, और यदि नहीं की है तो जो किसी ने समरी दिया किसी संस्थान ने या यूट्यूब चैनल पर, वो समरी जाकर जरूर कर लीजिए। क्योंकि आपको जो कठिन क्वेश्चन लगते हैं तो आप जब वो सर्वे पढ़ेंगे ना तो आपको दिखेगा कि वो क्वेश्चन सीधे सीधे वहाँ से उठा के इधर डाले गए हैं। तो वो एक प्रमुख सोर्स है क्वेश्चन बनाने का। तो आप देख लेना 8 से 10 क्वेश्चन आपको MP सर्वे से अलग अलग सब्जेक्ट में दिखाई देंगे, है ना। हिस्ट्री में बच्चे परेशान रहते हैं कि जो शुरू में अभी नए टॉपिक जुड़े हैं जिसमें वेद, उपनिषद और जो ऊपर की 3 लाइनें शामिल हैं, तो वो कहाँ से की जाए। तो मेरा मानना है कि स्मार्ट स्ट्रेटजी में ये आता है कि हम स्कोर कहाँ से करें, ना कि नॉलेज कहाँ से ज़्यादा ज्ञान करें। नॉलेज तो हम सबको लगभग बराबर हो ही जाता है, लेकिन हमें उसे स्कोर में भी बदलना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें समझना होगा कि हिस्ट्री में क्या अप्रोच रखनी है और एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन बनाना चाहेगा। तो फॉर एग्जाम्पल यदि आप मीडियल हिस्ट्री की बात करें तो हड़प्पा, अशोक, गुप्त, हर्षवर्धन और इस पीरियड का जो लिटरेचर है वहाँ से क्वेश्चन, ये 5 टॉपिक से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें ये 5 टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। बाकी हम बेसिक करके जा सकते हैं और लास्ट में पहले इनको प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। इसी प्रकार से जब मीडिएवल हिस्ट्री में आते हैं तो सल्तनत काल का जो प्रशासन है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। सल्तनत काल की जो बुक्स हैं, जो लिटरेचर उस समय लिखा गया है ना, और वहाँ का जो प्रशासन है ना, ये 2 टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप देखेंगे कि पॉलिटिकल हिस्ट्री से उतने क्वेश्चन रेगुलर नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन लिटरेचर, प्रशासन, कल्चर, इन टॉपिक से आपको 1 या 2 क्वेश्चन हर साल
स्थायी रूप से दिखाई देंगे। और ये बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं होते हैं। आप किसी भी एक सोर्स से, जैसे कि दृष्टि का विशेषांक आता है या किसी भी एक ऐसी बुक से आप उसे कवर कर सकते हैं। और इसके अलावा मुगल काल में आके देखें तो यहाँ पे मुगल काल में आके पॉलिटिकल से भी क्वेश्चन दिखाई देते हैं रेगुलर बेसिस पे। 1-2 साल में एक बार वो मुगल काल से क्वेश्चन पॉलिटिकली भी देते हैं। इसके अलावा कल्चरल इवेंट्स तो इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं हिस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण जो वो है मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री से हम देखते हैं कि पुनर्जागरण से क्वेश्चन वो देंगे। इसके अलावा बुक्स से वो क्वेश्चन देंगे जो मॉडर्न हिस्ट्री में अलग अलग बुक्स लिखी गई हैं। क्रांतिकारी आंदोलन से आप क्वेश्चन देख सकते हैं। गांधी जी और उनके जो कार्य हुए 1913 से जब उनका आगमन हुआ और 1947 तक, तो वहाँ से हमें क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री में दिखाई देते हैं, है ना। इसके अलावा अब बात करें कि जो वेद उपनिषद और ये टॉपिक है, तो मेरा इसमें ये मानना है कि आप इसमें आउटपुट रेशो देखिए कि आप यदि ये पढ़ के बहुत गहरा पढ़ के एक क्वेश्चन सही कर पाते हैं और फिर बाकी टॉपिक में हल्के हो जाते हैं, तो ये सही आउटपुट नहीं है। इससे अच्छा है कि हम ये टॉपिक भी बेसिक अच्छा रखें और बाकी टॉपिक पे भी पकड़ बना के रखें PYQ के हिसाब से, तो हम इसमें ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। अब आते हैं साइंस में। तो साइंस की यूनिट में शुरू के 3 पॉइंट ओपन हैं, जैसे कि उसमें दिया हुआ है कि विज्ञान की विभिन्न ब्रांचेस, अंतरिक्ष विज्ञान, तो ये एक ओपन टॉपिक है और ये वास्ट टॉपिक है ना। तो इसमें यदि हम सीधे सीधे जाएंगे तो इसमें हमारा समय काफ़ी अधिक लगेगा। तो इसलिए हमें सही स्ट्रेटजी इस यूनिट में होनी चाहिए कि पहले लास्ट के टॉपिक के जो हैं वो हमें पहले कवर करने चाहिए, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, है ना, और पोषण, सिकल सेल, SDG से क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन लगभग फिक्स रहेंगे। तो हमें चाहिए कि हम ये नीचे के जो 4 टॉपिक है पहले उन्हें स्ट्रॉन्ग रखें, फिर बाकी टॉपिक अपने बेसिक किसी भी कोचिंग के नोट से अच्छे से बेसिक रूप से कवर करें, ताकि हमारे ये जो नीचे के टॉपिक के क्वेश्चन है जहाँ से कंपलसरी आना है वो गलत ना हो। उसके अलावा करंट अफेयर की बात करें तो आप 2 स्तर पर इस पर काम कर सकते हैं। अब चूँकि अब तो समय एग्ज़ाम का समय नज़दीक है, तो हमें कोई भी एक कंपाइलेशन, क्योंकि सभी जितने भी अभी चाहे वो परीक्षा धाम हो, निर्माण हो, या कोई भी जो कंपाइलेशन मार्केट में चल रहा है, वो लगभग बराबर स्तर पर ही काम करते हैं। तो आप वैसे तो आपको दैनिक भास्कर या कोई लोकल न्यूज़पेपर अच्छा सा पढ़ने के साथ साथ लास्ट में फ्री कंपाइलेशन देखना चाहिए, है ना। तो इससे आपको कंपाइलेशन को समझने और उसे याद करने में ज़्यादा आसानी होगी। इसमें हमें करंट अफेयर में ये ध्यान रखना है कि कई बार वो क्वेश्चन जो है बहुत डीप में चले जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को लेके हमें परेशान नहीं होना है। हाँ, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इजी क्वेश्चन इसमें गलत ना हो। IT की जो यूनिट है उसमें E-गवर्नेंस, रोबोट, AI और सोशल नेटवर्किंग साइट, इनसे क्वेश्चन रेडी होने चाहिए। और फिर इसके बाद हमें बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन अटेम्प्ट या तैयार करने चाहिए। ये हमें लास्ट में कौन से टॉपिक पहले रिवाइज करने हैं, ये उस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण तत्व हो सकता है। जनजाति की जो यूनिट है, तो अभी जनजाति की जो यूनिट है उसमें मार्केट में 2 सोर्स अभी दिखाई दे रहे हैं, एक निर्माण का और एक अभी परीक्षा धाम का एक नया सोर्स आया है। तो निर्माण यदि आपने वो पहले 2-3 बार पढ़ी है तो आप उसे मेन सोर्स में लास्ट में रख सकते हैं, और यदि आप समय कम है और पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें देखना चाहते हैं तो परीक्षा धाम का यूज़ कर सकते हैं, है ना। और ये जनजाति की यूनिट में PYQ से काफ़ी मदद मिलेगी। तो ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड में कुछ बात रखना चाह रहा था। इसके अलावा हमें ओवरऑल पेपर को क्या लेके ध्यान में रखना चाहिए, तो मुझे लगता है कि हमें हमारा जो पेपर सॉल्व करने का पैटर्न है उस पर ध्यान देना चाहिए। हम यदि 1 से 100 तक लगातार जा रहे हैं तो एक पारंपरिक तरीका हुआ, तो हमें चाहिए कि हम इसे 3 स्टेप में करें कि पहले जो हमें इजी क्वेश्चन है वो हम अटेम्प्ट करें, है ना, और उसमें कोई कम से कम गलती हो। दूसरी बार में हम 50-50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जिसमें दो विकल्प हमें कंफ्यूज कर रहे हों, और फिर उससे एक निष्कर्ष पे पहुँच के उसको OMR में शिफ्ट करें, है ना। थर्ड राउंड में हमें ऐसे क्वेश्चन करने चाहिए जो हमें नहीं आते हैं या जिस पे हमें मतलब बस 10-20% ही जानकारी है। तो इससे ये होगा कि आपके जो इजी और मॉडरेट क्वेश्चन है वो मैक्सिमम सही होंगे और आप कम से कम रिस्क में एक सेफ जोन में आ सकते हैं। आपको
सब्जेक्ट रिवीजन को लेके हमेशा साइकिल पैटर्न में सब्जेक्ट चलाने चाहिए। कभी भी एक सब्जेक्ट पढ़ के दूसरा छोड़ना नहीं चाहिए, या पहला छोड़ के दूसरा नहीं पढ़ना चाहिए। आप उसको रिवीजन में चलाइए, है ना। थोड़ा सा आप इस पैटर्न में चलाएंगे तो सब्जेक्ट के जो तथ्य हैं वो दिमाग में बने रहेंगे। इसके अलावा एग्ज़ाम के दिन सबसे ज़रूरी होता है टेम्परामेंट। यदि आपका टेम्परामेंट सही है तो आप जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें 1 या 2 क्वेश्चन में आगे निकल जाते हैं। लेकिन यदि आप नेगेटिव हैं या प्रेशर में हैं तो वही 1-2 क्वेश्चन आपको नीचे भी ले जाते हैं। तो ये एक ध्यान रखना है। दूसरा कि सिली मिस्टेक ना हो, OMR भरने का सही तरीका पहले से पूर्व अभ्यास किया गया हो, है ना। और ऐसा है कि प्रीलिम्स का पेपर चूँकि बहुत कभी कभी वेरी कर जाता है, कभी कठिन आता है, कभी सरल आता है। तो ऐसे में हमें दिन के ऊपर भी कुछ चीज़ें छोड़नी चाहिए कि जैसा भी पेपर आएगा हम उस अच्छे टेम्परामेंट के साथ उसे अटेम्प्ट करेंगे, है ना। अब और ये भी हमें ध्यान रखना है कि 100 क्वेश्चन है, हम ये मान के चलें कि 8 से 10 क्वेश्चन हमें बाउंसर मिलने वाले हैं। तो यदि हम उन 8 से 10 क्वेश्चन के चक्कर में या उनके पीछे पड़े तो हम बाकी 90 में रिस्क में आ जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि हम 90 पर पकड़ बनाएं, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें, और जो डिफ़िकल्ट या जो हाई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उसमें अपने समय ना गंवाएं। तो ये एक ओवरऑल स्ट्रेटजी मैं अपने प्रीलिम्स की आपसे शेयर की है। मुझे लगता है कि यदि मैंने ये लगातार और कम समय में किया है तो आप भी कर सकते हैं, बशर्ते कि कोचिंगों के पीछे अंधाधुंध ना भागते हुए सही स्ट्रेटजी रखी जाए। धन्यवाद। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों के लिए आशीष सर द्वारा बताई गई प्री की रणनीति काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। यहाँ पर जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आशीष सर आपको इसका समाधान देने का प्रयास करेंगे। बाकी बचे हुए 15 दिनों में आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। मेहनत कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।